अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ सेटों के बारे में जो हम छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ के आए हैं उसको लाजमी जो है एक मरतबा ज़हन नशीन कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर जो मेन दो डेफिनेशन है जिससे मुतल्लिका क्वेश्चन भी सॉल्व होने हैं उसको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आपने नेचुरल सेट्स पढ़े हैं, कुदरती अदाद का सेट है, उसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट इंटीजर्स का सेट होता है, मुकम्मल अदाद होल नंबर का सेट होता है, ठीक है। इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ये सेट जितने भी हैं ये अक्सर औकात इनमें से कोई एक आधी डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद रियल नंबर्स जो हकीकी अदाद का सेट है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो मेन डेफिनेशन है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट जो हकीकी अदाद का सेट है वो यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का, यानी नातक और गैर नातक अदाद का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। यानी रियल नंबर क्या होते हैं जी? सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स यूनियन इर्रेशनल नंबर। यानी अगर हम रैशनल का इर्रेशनल के साथ यूनियन ले लें तो वो रियल नंबर्स होते हैं। अब इसके अलावा इसको यूं भी कहा जाता है कि जो रियल नंबर्स है ना, जब हम इसको लिखते हैं तो हम अमूमन ये कहते हैं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ तमाम जो अदाद होते हैं, जो तमाम नंबर्स होते हैं, इनको हकीकी अदाद कहते हैं। यानी यूं समझें सादा लफ्जों में, हर अदद हर नंबर चाहे वो बटे की फॉर्म में है, इशारिया में है, माइनस का है, जमा का है, जजर के अंदर है, जिसी तरह का भी है, वो तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, हकीकी अदाद होते हैं। अब मैंने यहाँ लफ्ज लिखा है नातक यानी क्यू रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा इर्रेशनल नंबर्स यानी क्यू प्राइम। तो हम पहले रैशनल और इर्रेशनल को समझते हैं कि बेसिकली ये दो अदद दो नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर 1 है नातक अदाद की तरफ। ठीक है, नातक अदाद का सेट अहम डेफिनेशन है, इंग्लिश के अंदर इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। नातक अदाद कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो तमाम के तमाम नंबर्स रैशनल यानी नातक कहलाते हैं जिनको P बटा Q की फॉर्म में लिख सकें। यानी जाहिर इसको किया जाता है Q के साथ, और कौन से नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें लेकिन Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और P और Q जो है इसका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर्स से होना चाहिए। यानी P और Q का बिलोंग्स, या हम कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ऐसे तमाम नंबर, ऐसे तमाम अदाद रैशनल नंबर कहलाते हैं, नातक अदाद कहलाते हैं। जैसे इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मसलन मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2, ठीक है, ये नातक अदद है, ठीक है, 0.34 ये नातक अदद है। इसी तरह -4/9 लिख दूं, ये नातक अदद है। इसके अलावा जो है 3/4 लिख दें, ये नातक अदद है। 1/6 लिख दें, ये नातक अदद है, एंड ETC। यानी इसकी स्टूडेंट सिंपल सी पहचान है कि वो तमाम नंबर्स नातक अदद कहलाते हैं जिनको जजर के अलावा लिखा जाता है। हाँ, एक और बात, अगर किसी रकम पे जजर लिखा जाए और उसका जजर पूरा पूरा आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहां लिख दूं 36 और इसके ऊपर डाल दूं जजर, तो इसका आंसर आ जाएगा ना जमा -6। तो इसका मतलब है जिस रकम का जजर पूरा पूरा आ जाए वो तमाम के तमाम अदद जो हैं वो भी नातक होते हैं, जिनको बटे की शक्ल में लिख लें, इशारिये में लिख लें, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं। दूसरे लफ्जों में और आसान डेफिनेशन करूं स्टूडेंट, याद रखना वो नंबर
जिनका जजर पूरा पूरा ना आए, वो तमाम के तमाम अदद जो हैं नातक नहीं होते, इसके अलावा बाकी हैं। यानी जजर के अंदर एक रकम मैं लिखूं और उसका जजर भी पूरा पूरा ना आए, उसके हट कर बाकी जितने भी अदद हैं वो नातक होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नातक अदद की दो अकसाम है, यानी नातक अदद को डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस में, दो शाखों में डिवीजन है। नंबर 1 है जो मुख्ततम होते हैं, यानी अगर हम नातक अदद को कसर में लिखते हैं तो जो मुख्ततम कसरे इशारिया होती है, मुख्ततम कसरे इशारिया, इसको इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट मुख्ततम का मतलब जो खत्म हो जाए, क्योंकि जब मैंने कहा नातक अदद रैशनल नंबर, इनको हम बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे तकसीम करोगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसलिए इसको हम कसर इशारिया कहते हैं। आप कैलकुलेटर पे जस्ट 1/2 लिखो तो आपका कैलकुलेटर एक आंसर देगा, वो डेसिमल में भी होगा। अब नातक अदद को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है उसका नाम है मुख्ततम कसरे इशारिया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अहम डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये कौन से अदद होते हैं? ये ऐसे अदद होते हैं जिसमें इशारिया के बाद, यानी इशारिया के बाद, डेसिमल के बाद रकम जो है वो खत्म हो जाए। इशारिया के बाद नंबर या अदाद, अदाद नंबर क्या हो, खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुख्ततम कसरे इशारिया। यानी हम डिवाइड करें, रकम हमें लिखी नजर आए और इशारिया के बाद एक हिस्सा, दो हिस्सा या 3-4 जब भी है उसका आंसर रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसी कसर कहलाती है मुख्ततम कसरे इशारिया। और ये नंबर भी तमाम के तमाम नातक होते हैं। जैसे आप 1/2 करो, इसका जवाब आएगा 0.5, रुक जाएगा, ये मुख्ततम कसरे इशारिया है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं इसकी दूसरी किस्म की तरफ, जो कि नातक अदद ही है लेकिन उसके नाम से चलते हैं जी गैर मुख्ततम, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। गैर मुख्ततम का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, तकरारी यानी रिपीटिंग कसरे इशारिया। रिकेरिंग भी इसको बोलते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। तो जो इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो भी नातक होती है, वो भी रैशनल होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म ना होने वाली, तकरारी, रिकेरिंग, रिपीटिंग, यानी इशारिया के बाद रकम खत्म तो ना हो, अदाद खत्म तो ना हो, लेकिन एक अदद, दो अदद, 3 या नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो कसर भी नातक कसर होती है। वो जो रकम होती है, वो जो अदद होता है, वो भी नातक अदद होता है। तो ये इसकी दूसरी किस्म है। क्या करें इसमें? इशारिया के बाद, इशारिया के बाद नंबर्स या अदाद क्या हो, रिपीट होना शुरू हो जाए, दोहराए जाएं। अदाद, इशारिया के बाद अदाद खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, खत्म ना हो लेकिन तकरार आए या बार बार वही अदद आना शुरू कर दे। एक अदद, दो अदद या एक दो अदद के बाद मुख्तलिफ नंबर्स का ब्लॉक भी हो सकता है, कोई एक अदद भी, शर्त है कि वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वो अदद भी क्या कहलाते हैं? नातक कसर होती है, नातक अदाद होते हैं, लेकिन उसकी किस्म होती है गैर मुख्ततम तकरारी कसरे इशारिया। स्टूडेंट ये दोनों टाइप्स रैशनल नंबर्स की हैं। इसके बाद चलते हैं जी गैर नातक अदाद की तरफ, जिसको क्यू प्राइम से जाहिर किया जाता है, गैर नातक अदाद। तो स्टूडेंट ये ऐसे अदाद होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसको क्यू प्राइम से जाहिर किया जाता है, क्यू प्राइम।
और ये वो नंबर्स हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, डज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। तो ये अदद जो है वो इर्रेशनल कहलाते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार समझने का क्या है? इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले तो याद रखना है पाई अहम एमसीक्यूज है, और ई, ये दो नंबर जो हैं वो अहम इर्रेशनल है, यानी ये गैर नातक है। अब पाई जो है ये गैर नातक है, लेकिन इसकी वैल्यू नातक है। इससे मुतलका मैंने एक वीडियो आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा कि कैसे जो है वो पाई खुद बजाते इर्रेशनल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू हम लिखते हैं असल में इसकी वो कीमत नहीं है जो 22/7 है, वो अप्रोक्सीमेटली है। तो यहाँ पे बहुत चीजें जो हैं बहुत जगहों पे जो है ये चीजें गलत समझी जाती हैं। तो इसका मुकम्मल कंसेप्ट, इसका मुकम्मल आइडिया मैं इस वीडियो के लिंक में वीडियो के कमेंट वाली जगह पे शेयर करूंगा, जहां पे आपको इसका एक मुकम्मल कंसेप्ट मिलेगा कि कैसे 22/7 नातक है और ये कैसे इर्रेशनल है। तो बहरहाल ये दो अहम इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा एक पहचान याद रखिएगा स्टूडेंट, हर वो नंबर जो जजर के अंदर आए, हर वो अदद जो जजर के अंदर आए, लेकिन एक शर्त है कि उसका जजर पूरा पूरा ना हो। जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 7, 11। अमूमन अक्सर ये कहा जाता है कि हर प्राइम नंबर जजर में आ जाए, ऐसा नहीं है, वो तो होगा ही रैशनल। लेकिन देखें स्टूडेंट, जो 8 है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, वो मुफरद अदद तो नहीं है, लेकिन जब वो जजर के अंदर जाता है तो वो भी गैर नातक है। तो याद रखिएगा, हर अदद जजर के अंदर जो होता है ना वो गैर नातक होता है, लेकिन उसकी एक पहचान है, क्या मैंने बताई, उसका जजर पूरा पूरा ना आए तो वो तमाम के तमाम अदद जो हैं वो गैर नातक होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। हाँ, अगर जजर के अलावा कोई अदद आ गया तो वो कभी भी गैर नातक नहीं हो सकता। ये दो अहम इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद इसकी एक ही टाइप है गैर नातक की, उसका नाम है एक ही टाइप गैर मुख्ततम। एक ही इसकी टाइप है गैर तकरारी कसरे इशारिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट इसकी एक ही किस्म है, अहम डेफिनेशन है ये 5 की 5, रैशनल की, इर्रेशनल की और 3 ये। तो इसकी एक ही किस्म है गैर मुख्ततम, जो कभी खत्म ना हो, गैर तकरारी, जिनमें इशारिया के बाद तकरार भी ना आए। इससे हटकर इसकी बहुत अच्छी मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आप किसी भी नंबर के ऊपर जजर डाल देना और उसका जजर पूरा पूरा ना आए तो वो तमाम के तमाम अदद जो हैं वो गैर नातक होते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नातक होंगे। अब स्टूडेंट इसी की बदौलत हमारी इस एक्सरसाइज के कुछ पहले 2-3 शार्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एमसीक्यूज टाइप से क्वेश्चन है, इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है कि इसमें आपने रैशनल और इर्रेशनल जो नातक और गैर नातक अदाद हैं उनकी पहचान करनी है। ये कुछ जुज मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए, पहला जुज है जजर 3। तो यहां मैंने क्या बताया कि जो अदद जजर में आ जाए और उसका जजर भी पूरा पूरा ना आए तो वो अदद जो है वो गैर नातक है। इट मीन हमारा जो पहला जुज है वो इर्रेशनल होगा, क्यू प्राइम है। इसके बाद दूसरा जूस देखें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जजर नहीं है, डायरेक्ट इसका ट्रिक है याद रखने का तरीका, तो ये नातक है। इसके बाद तीसरा पाई, मैंने आपको बताया पाई इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है, तो आपने पाई की जगह लिख देना है गैर नातक यानी इरेशनल। चौथा जूस देखें, रैशनल है, पी बटा क्यू की फॉर्म में है। पांचवा जूस जजर नहीं है ना, तो ये नातक है। छठा जूज बेशक जजर है फिर भी तवज्जो करनी है, क्या इसका जजर पूरा पूरा तो नहीं आता, तो 29 का जजर पूरा पूरा नहीं आएगा, तो ये भी जो है वो गैर नातक यानी इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको इन चीजों की समझ है, ये डेफिनेशंस आपको आ गई हैं,
तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए नहायत आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट कैलकुलेटर की मदद से करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, कहता है इसको इशारी अदद में आपने तब्दील करना है। तो आपको जितनी भी रकमें दी गई हैं ये तमाम नातक अदद है, रैशनल है। तो आपने कैलकुलेटर की मदद से जस्ट इसको इशारिया में, कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना तो आप वैसे इसको तकसीम करके छोटी क्लासों का जो तरीका है हल करके आप इसको इशारिया के अंदर बदल सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इसमें ट्रू और फॉल्स की निशानदेही करनी है कि कौन सी चीज ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ये कहां से कंसेप्ट आएगा, इसी जगह से। देखें उसका पहला यूज है, कहता है 2/3 जो है वो गैर नातक अदद है। 2/3 गैर नातक है, इर्रेशनल है। तो ये तो इर्रेशनल नहीं है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और डायरेक्ट तरीका पहचान का क्या है, इसके ऊपर तो जदर भी नहीं है, तो ये नातक अदद है, ये गैर नातक नहीं है। यानी किताब के लिहाज से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद दूसरा जूस देखें, कहता है पाई इर्रेशनल है, पाई गैर नातक अदद है, तो ठीक है, पाई जो है वो वाकई गैर नातक है। तीसरा जूस 1/9 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन गैर मुख्ततम कसरे इशारिया है। तो बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 1/9। तो आप देखेंगे आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा 0.111 एंड सोन, चलती जाएगी। तो ये टर्मिनेट तो ना हुई। इसने कहा कि 1/9 नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी गैर मुख्ततम है कि ये खत्म नहीं होगी। ये तो खत्म है, उसने कहा खत्म नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये खत्म नहीं होती, कि हो जाती है, नीना होती। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये गैर मुख्ततम ही है, ये कभी खत्म नहीं हो रही। आसान तरीका स्टूडेंट कैलकुलेटर से चेक करें, जो इशारिया के बाद रुक जाए खत्म हो जाए वो मुख्ततम, जो रुके ना वो गैर मुख्ततम यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब ये 0.111 एंड सोन चलता रहेगा, खत्म नहीं हुई। तो उसने भी यही कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये ट्रू है। इसके बाद चौथा जूस 3/4 कहता है ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये खत्म हो जाती है। हाँ, तो इसको आप जब तकसीम करेंगे तो आई थिंक 0.25 शायद आंसर आए। तो ये टर्मिनेट हो गया, इशारिया के बाद नंबर रुक गए हैं। इसके बाद आखिरी जूस 4/5 उसने कहा ये रिपीटिंग है, यानी ये तकरारी कसरे इशारिया है, यानी इशारिया के बाद नंबरों में तकरार है, तो इसमें तकरार नहीं आता। जब अब 4/5 लिखेंगे तो आई थिंक 0.8 आएगा कैलकुलेटर पे। तो देखें वो तो रुक ही गई है, जो चीज रुक गई है तो उसमें आगे तकरार कहां से आना है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जो हमें जस्ट यहां से समझने के बाद हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। और अगर कभी ये शार्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही बात है, जस्ट आपने ये कंसेप्ट ज़हन में रखने हैं, 1-2 लाइनों में इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद अहम शार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, वो ना कीजिएगा, तो वो इतना अहम भी नहीं है, आप उसको स्किप कर दीजिएगा, उसको तैयार भी ना कीजिएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अहम शार्ट क्वेश्चन है, कहता है 3/4 और 5/9 के दरमियान नातक अदद बताएं कौन सा आता है। आपने रैशनल नंबर बताना है, इसके बिटवीन कौन सा आता है। तो स्टूडेंट एक सिंपल सा ट्रिक होता है किसी अदद के दरमियान वाला अदद मालूम करने का। देखें हम सोच रहे होंगे कि दरमियान का अदद कैसे पता चले, क्या करना है क्या नहीं। तो देखें आपको स्टूडेंट गिनती आती है, मैं आपसे पूछूं 1 और 3 के दरमियान कौन सा अदद है, तो यकीनन आपका जवाब होगा 2। अच्छा 2 आपने जवाब क्यों दे दिया, आप मुझसे ये कहेंगे कि हमें पता है 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको गिनती आती है। मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट 2 और 4 के दरमियान क्या आता है, आप कहेंगे 3। मैं आपसे पूछूं 1 और 5 के दरमियान क्या आता है, आप कहेंगे 1 के बाद उधर से 2 है, 5 से पहले 4 है, तो 1 और 5 के दरमियान 3 आता है। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज का पता है, चूंकि हमें काउंटिंग आती है। ये स्ट्रेट से नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं 1 और 51 के दरमियान क्या आता है, तो आप लाइनें लगा के एक उधर से छोड़ते जाए, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, तो आपको सेंटर में हिस्सा मिलेगा 26। तो आप कहेंगे जी हाँ देखिए हमें पता चल गया
कि 1 और 51 के दरमियान 26 आता है। अच्छा, ये सिलसिला इसी तरह अगर चलता जाए तो 1 और फला फला रकम के दरमियान 10 और फला के रकम के दरमियान क्या आता है, तो हम क्या इतने सारे नंबर्स लिखेंगे और फिर उसको कट करेंगे और फिर जो दरमियान में बचेगा वो हमारा आंसर होगा? तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सॉरी। तो स्टूडेंट देखें, यहां कुछ सूरत हाल ही बड़ी अजीब है। यहां 3 है, यहां 5 है, आप कहेंगे इन दोनों के दरमियान आता है 4, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो इसके दरमियान तो आंसर सेंटर वाला हिस्सा ही नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इसके दरमियान में अदद कौन सा है? स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी अदद के दरमियान वाला अदद मालूम करना हो उसका एक ट्रिक है। वो क्या है? आप उन दोनों अदद को करें जमा, जिसके दरमियान वाला आपको अदद चाहिए उन दोनों अदद को करें जमा। जमा करने के बाद 2 पर तकसीम कर दें तो वो उसका दरमियानी अदद दे देगा। देखें कैसे। मैंने आपसे अभी कहा कि 1 और 3 के दरमियान क्या आता है, तो हमें पता है 2 आता है। क्या किया? 1 में करें 3 जमा और इसको तकसीम कर दें 2 पे। 3 में 1 जमा किया 4, 4 को 2 पे तकसीम किया तो कितना आ गया? 2। मैंने आपसे पूछा 1 और 51 के दरमियान क्या आता है, तो उसी तरह आप लाइनें लगा के इसको कर लेंगे। ट्रिक क्या है? इन दोनों को करें जमा, तकसीम कर दें 2 पे। 51 में 1 जमा किया, 52 को 2 पे तकसीम किया तो 26। तो आंसर कितना आ गया? 26। सिमिलरली यहां पे भी हमें क्या करना है? जस्ट इन दोनों रकमों को करना है जमा और जो इसका आए जवाब उसको कर दें 2 पे तकसीम, तो आपको इन दोनों के दरमियान वाला अदद मिल जाएगा। तो क्या याद रखना है? जब भी किसी अदद के दरमियानी अदद निकालना है, वो जो अदद दिए गए हैं, वो जो अदाद दिए गए हैं, उन दोनों को जमा करें और तकसीम कर दें 2 पे, तो वो आपका दरमियानी अदद आ जाएगा। जी करते हैं जी इसको हल। 3/4 जमा 5/9 जमा करने के बाद तकसीम किस पे करना है? 2 पे। तो इसका ले ले एलसीएम, कितना आएगा? 36। 4 पे तकसीम 9, 9 3 27 जमा 4, 4 5 20 तकसीम 2। इन दोनों को जमा करें तो 47 तकसीम 36 तकसीम 2। अब 47/36 तकसीम को बदल दें ज़रब में और ये हो जाएगा 1/2। अब इनको जमा कर लें, ज़रब दे दें। 47 1 47, 36 को 2 से ज़रब दी 2 72। तो स्टूडेंट इनके दरमियान वाला ये अदद निकल आया। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, ये 5/9 है, ये 3/4 है, तो इसके दरमियान इतना बड़ा अदद कैसे आ सकता है ना? आप कंफ्यूज? जी हाँ, होना भी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है। देखें स्टूडेंट, अब आपने चेक कैसे करना है? आपने 5 तकसीम 9 करना है कैलकुलेटर पे। इसको चेक करने का तरीका, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 5 तकसीम 9, तो आपका इशारिया में एक जवाब आएगा। इसके बाद आपने लिखना है 47 तकसीम 72, इशारिया के अंदर एक जवाब आएगा। आपने लिखना है 3 तकसीम 4, आपका इशारिया के अंदर एक जवाब आएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर इसका जवाब आता है 0.4, मैं मिसाल दे रहा हूं, इसका जवाब आएगा 0.2, इसका जवाब आएगा 0.3, तो आपको पता लग जाएगा कि 0.4 और 0.2 के दरमियान 0.3 है। अच्छा, अब आपने इसको इस पे किया तकसीम, मसलन इसका जवाब आया 0.75, इसको इस पे तकसीम किया, इसका जवाब आया 0.55, तो फिर इसका जवाब 0.65 आएगा। असल वजह क्या है? ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब आप इनको कैलकुलेटर की मदद से इशारिया में तब्दील कर लोगे
तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी कि इसकी रकम का जवाब और इसकी रकम के जवाब के सेंटर में इसकी रकम का जवाब पड़ा हुआ है। तो इस तरह आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जी स्टूडेंट, यहां तक हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहम शार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट इसके जो है ना वो 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, और शार्ट क्वेश्चन अहम है, बाज़ औक़ात ये लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपको जो है ना वो रिकरिंग यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है। आपने इसको p बटा q की फॉर्म में लिखना है, यानी इसका आंसर बटे के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हल करने के जो कंसेप्ट है वो जहन में रख लें। जो आपको रकम दी जाएगी ना, आपने सबसे पहले उसको लेट करना है x के इक्वल। एग्जाम्पल भी है इसी तरह की, 2 या 0.23 के ऊपर बार है, इस तरह से है। सबसे पहला स्टेप आपने इसको लेट करना है x के इक्वल, और जिस अदद के ऊपर ये बार की अलामत है इसका मतलब ये हिस्सा तकरारी है, यानी इसने रिपीट होके आना है। अब कितनी मर्तबा रिपीट करना है ये आपकी मर्जी है। आप इसको 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, 5 बार लिख लें, जितनी मर्जी मर्तबा लिख लें। क्या बताया, पहला स्टेप इसको लेट करेंगे x के इक्वल करने के बाद इस रकम को 3 बार लिख लें, 4 बार एंड सोन करके उसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। इसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा कंसेप्ट, इशारिया के बाद ओरिजिनल रकम में, वो रकम नहीं जिसको आपने बढ़ा के लिखा है, बल्कि असली रकम में जितने हिस्से इशारिया के बाद होंगे आपने इक्वेशन 1 को उतने से ज़रब देना है। जैसे इसमें इशारिया के बाद 1 हिस्सा है, आपने इसको 10 से ज़रब देना है। इशारिया के बाद 2 हिस्से हैं, आपने इसको 100 से ज़रब देना है। यानी इशारिया के बाद जितने हिस्से हैं उतने 1 के आगे 0 लगा के इसको ज़रब देनी है। इशारिया के बाद 2 हिस्से हैं, आपने इसको 100 के साथ ज़रब देना है। ये पहले 2 स्टेप जो है समझ लिए। अब इसको करते हैं। क्या बताया, सबसे पहले आपने इसको लेट करना है x के इक्वल, फर्द कर लेना है 0.5 5 5 और 5 एंड सो ऑन। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसका मतलब है कि ये अभी रुकेगा नहीं, ये अभी आगे तक चल रहा है, यानी यही हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपकी मर्जी, मैंने इसको 4 बार लिख लिया, एंड सो ऑन का मतलब है यही हिस्सा आगे रिपीट हो रहा है। देखिए जिस हिस्से के ऊपर बार है मैंने उसको रिपीट करके लिख लिया, लेट किया इसको x के इक्वल। सिमिलरली इसको लेट कर लें x इक्वल 0.67, 2 हिस्सों पे बार है ना, तो उस 2 हिस्सों को रिपीट कर रहा हूं, 6 7 6 7। आपकी मर्जी, जितनी मर्जी मर्तबा लिख लें। मैंने इसको भी कितनी मर्तबा लिख लिया, 4 बार। 67 67 67 68, 3 बार लिख लें। आगे देखें, इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2 के ऊपर तकरार है, तो सिमिलरली 0.131313 एंड सोन। देखें इसको मैंने इशारिया के बाद 3 बार लिखा है, तो परेशान नहीं होना, रट्टा नहीं लगाना कि हमने कितनी बार लिखना है। आप 2 बार लिख लें, 2 बार लिख लें, 3 बार लिख लें, इसका मतलब है कि यही हिस्सा रिपीट होगा। क्लियर है, पहला स्टेप हमें समझ आ गया। दूसरा स्टेप, इशारिया के बाद 1 हिस्सा है, तो आपने 10 से ज़रब देनी है, किसको, इक्वेशन 1 को। तो लिखेंगे मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब दी, तो 10x इक्वल, जब आप इसको 10 से ज़रब देंगे ये 1 इशारिया इधर को शफल हो जाएगा। 5 टोटल कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर एंड सोन। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। यह दूसरा स्टेप, इशारिया के बाद 1 अदद था तो 10 से किसको, इक्वेशन 1 को ज़रब दी। इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2, तो आप इसको किससे ज़रब देंगे, 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब दी। अब 100 से दिया तो इशारिया 2 हिस्से शफल करवा दो, 1 2 3 4, 1 2 3, उतनी मर्तबा ही लिखना है।
जितनी मरतबा ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा है इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। सिमिलरली मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। इसको भी किससे जरूरत देनी है 100 से, तो लिखेंगे आप ये जुमला लाजमी 13.13 1 3 1 2 3, तो यहां भी 3 बार ही लिखना है एंड सो ऑन। जितनी मरतबा ऊपर वाली इक्वेशन में लिखना उतनी मरतबा आपने नीचे वाली इक्वेशन में लिखना है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? मेरा ख्याल है समझ आ गई यहां तक। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना है। क्या करना है, ज़रब देने के बाद इक्वेशन 2 से 1 माइनस कर देनी। तो आप यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x में से x निकालेंगे तो कितना आएगा 9x। अब यहां पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने लिख देना है इधर 5। कैसे लिखना है, जो रकम यहां लिखी है ना वही आंखें बंद करके इधर लिख दें। वैसे आप माइनस कर भी लें, बाद का आता है कई कैलकुलेटरों पे 4.999 आता है, तो परेशान नहीं होना। आपने डायरेक्ट इधर 5 लिख देना है, इसमें से इसको तफरीक करें, जो अदद इधर होगा ना वही इधर लिख देना है। यानी कंसेप्ट भी रहेगा और हमें क्वेश्चन भी याद रहेगा, ट्रिक भी बताई जा रहा हूं कि जैसे आपको बेहतर लगे। सिमिलरली यहां भी इक्वेशन 2 एक ही पैटर्न पे देखें, क्वेश्चन है माइनस इक्वेशन 1, 100 में से 1 निकाला तो 99 x इक्वल, इधर वाले ट्रिक से क्या बताया कि जो यहां रकम है वो इधर लिख रहे हैं। इधर कितना है 67, तो यहां भी यही लिख रहे हैं 67। वैसे कैलकुलेटर पे इसको माइनस कर लें। उधर भी इक्वेशन 2 में से माइनस करें इक्वेशन 1, 100 में से 1 गया तो 99, और इधर क्या मौजूद है शाबाश 13। यहां तक क्लियर है? अब हमें चाहिए x की कीमत दोनों तरफ 9 पे तकसीम कर दें, 5/9। तो देखें जो तकरारी कसरे इशारिया थी, रिपीटिंग थी, उसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसके जवाब का भी तरीका बताता हूं। इधर देखें 67/99 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखें 13/99। अब स्टूडेंट इसके जवाब को याद रखने का ट्रिक देखें। स्टूडेंट जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, हल तो हमने कर लिया, आंसर का ट्रिक क्या है, जवाब इसका बटे की फॉर्म में क्या आएगा, जो हिस्सा है ये ऊपर आएगा और जितने इशारिया के बाद अदद है उतने 9 इसके बटे में आएंगे। यहां क्या था 5, 5 आ गया, इशारिया के बाद कितने अदद है 1, तो जवाब क्या आ गया 9। इशारिया के बाद क्या है 67, वो इधर आ गया। इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं 2, तो 2 मरतबा 9 बटे में आ गया यानी 99। सिमिलरली दूसरा जुज क्या लिखा है 13, तो आंसर में देखें ऊपर 13 है, इशारिया के बाद कितने हिस्से 2, तो 2 मरतबा 9 नीचे आ गया। तो स्टूडेंट अहम शार्ट क्वेश्चन है, देखें इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि हमारी कोई गलती ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हुई खत्म। मुझे दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।